नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज़ और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ओएस। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले दोस्तों हम जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी थोड़ा बहुत बदलाव आता गया। तो ये जो दोनों में बदलाव हुए वो साथ साथ हुए, इसीलिए हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ ही जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि मार्केट में आए थे 1945 और 1955 के बीच में। बेसिकली ये कंप्यूटर्स बने थे वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड से। वैक्यूम ट्यूब्स की मैं आपको फिगर यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह की ट्यूब्स रहती थी और प्लग बोर्ड्स यहाँ पर राइट हैंड साइड पर देख लीजिए, इस तरह के प्लग बोर्ड्स रहते थे। इन दोनों से कंप्यूटर तैयार होता था। ये जो कंप्यूटर था वो सिंपल सा कंप्यूटर था। तब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशल केस में कंप्यूटर के लिए अवेलेबल नहीं थी। जो भी फंक्शनैलिटीज़ थी कंप्यूटर की वो सारी एकदम सिंपल थी, यानी कि इनको यूज़ करना जो होता था उसके लिए कोई स्पेशल ऐसी डिज़ाइन नहीं थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये जो कंप्यूटर थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े थे और इनका कॉस्ट भी बनाने का बहुत ज़्यादा होता था। स्पीड जो थी इस कंप्यूटर की वो काफ़ी स्लो थी। उसी तरह एक्यूरेसी भी इन कंप्यूटर की स्लो थी। पावर ये जो कंप्यूटर कंज्यूम करता था वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था। स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी कम थी। तो ऐसा हम कुछ कह सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर था वो बेसिक टाइप की सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। इससे ज़्यादा कोई यूज़ इन कंप्यूटर का होता नहीं था। उनके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए 1995 से 1965, जो कि बने थे ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरह के ट्रांजिस्टर अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। ट्रांजिस्टर काफ़ी जगह यूज़ होते हैं कंप्यूटर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जब आए 1955 और 1965 के दौरान, उसी बीच 1956 में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आई जो बनाई थी जनरल मोटर्स ने। आईबीएम के लिए रिसर्च के लिए काम कर रहे थे वो लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की एंट्री होती है दोस्तों, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जनरेशन है वो कंप्यूटर की जनरेशन से एक स्टेप पीछे चल रही है। ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। साइज़ जो थी फर्स्ट जनरेशन से उनसे कम हुई, साइज़ को स्मॉल किया गया। कॉस्ट बनाने के लिए काफ़ी हद तक घटा दिया। स्पीड जो थी वो फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी अच्छी थी। पावर कंज्यूमशन भी पहले जनरेशन वाला कंप्यूटर से काफ़ी कम था। लेकिन कुछ लिमिटेशन अभी यहाँ पर थी, क्योंकि जब ये कंप्यूटर सिस्टम में हीट लगती थी तो उसको कूलिंग के लिए यहाँ पर कोई कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं बनाई गई थी। और मेंटेनेंस भी, हीटिंग बढ़ने से मेंटेनेंस भी इस तरह की सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम का काफ़ी हद तक बढ़ जाता था। तो मेंटेनेंस घटाने के लिए यहाँ पर एयर कूलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। तो ये सब हुआ तीसरी जनरेशन में कंप्यूटर की, जो आई 1965 से लेकर 1980 के दौरान। ठीक है। ये जो कंप्यूटर बने थे, ये कंप्यूटर बने थे इंटीग्रेटेड सर्किट से। आईसी में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फिगर में। इस तरह की आईसीज रहती है। अगर आप लैब में जाएंगे तो लेबोरेटरीज में भी आपको इस तरह की आईसीज देखने मिल जाएगी। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ दोस्तों कि जो भी लिमिटेशंस यहाँ पर सेकंड जनरेशन में हमने डिस्कस की, वो सभी लिमिटेशंस यहाँ पर थर्ड जनरेशन में ओवरकम हो गई। ठीक है। उसके
बाद फोर्थ जनरेशन आई, लेकिन थर्ड जनरेशन में पहले हम ये देख लेंगे कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ होता था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पर मेमोरी में लोड कर सकते थे। उसके बाद आए फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1980 से लेकर आज तक 2020 में भी चल रहे हैं। आज भी लोग फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सारे कंप्यूटर्स बने हैं ये बने हैं VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से। ठीक है, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है वो होती है टाइम शेयरिंग से लेकर रियल टाइम तक। टाइम शेयरिंग यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आई मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनके बाद मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में काफ़ी वेरिएंट आए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आई, नेटवर्क सिस्टम आई, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आई। ये जो सारे वेरिएशंस है वो मल्टी प्रोसेसिंग के वेरिएशंस है। यहाँ पर प्रोसेसर यूज़ होते हैं दोस्तों। फोर्थ जनरेशन में आपने देखा कोर टू ड्यू और ड्यूल कोर प्रोसेसर यूज़ होते थे। उसी तरह फिफ्थ जनरेशन में आजकल लेटेस्ट कई सारी कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोसेसर भी यूज़ होते हैं। अगर हम दोस्तों जनरेशन कंप्यूटर की देखें तो आज के दौरान हम सुपर कंप्यूटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ हो रहा है, काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडामेंटल्स क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम हिस्ट्री और कंप्यूटर सिस्टम के फीचर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम फोकस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपने बताया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, फिर भी ये कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट हो रहा था। तो ये अर्लियर सिस्टम कैसे ऑपरेट होती थी ये मैं आपको दिखाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद सेकंड और थर्ड जनरेशन के बीच में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आई जो कि जानी जाती थी स्पूलिंग के नाम से। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा कि स्पूलिंग के क्या फंडामेंटल्स थे। चलिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बारी बारी दिखाता हूँ। अर्लियर सिस्टम में कैसा था, वहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड जो थे वो इनपुट के लिए यूज़ होते थे, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन थी जो कि कॉमन मेमोरी यूज़ होती थी। यहाँ पर कोई प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी ऐसा कोई सेपरेशन नहीं था। उसके बाद आई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बदलाव हुआ दोस्तों, पहले जब सिंगल जॉब इनपुट में दी जाती थी उसके बजाय यहाँ पर मल्टीपल जॉब सिंगल बैच में इनपुट के लिए दी जाने लगी। ठीक है, ये बदलाव हुआ बैच सिस्टम में। फिर भी यहाँ पर मेमोरी कॉमन की कॉमन ही है, यहाँ पर कोई सेपरेशन मेमोरी का नहीं हुआ। ये मेमोरी का सेपरेशन आगे चलकर हुआ स्पूलिंग में। स्पूलिंग में दोस्तों मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इस तरह से मेमोरी को सेपरेट कर दिया गया ताकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है सेकेंडरी स्टोरेज से कम्युनिकेट कर सके और CPU डायरेक्ट मेन मेमोरी से कम्युनिकेशन कर सके। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आती है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। यहाँ पर एक बदलाव और हुआ, प्राइमरी मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम और प्रोसेस यूज़र यहाँ पर लोड कर पा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। जो स्पूलिंग था वो यूनी प्रोग्रामिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं था। तो यहाँ पर एक वेरिएशन हुआ मल्टीपल प्रोग्राम्स। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आई मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में थोड़ा बदलाव आया फीचर्स में। वो बदलाव क्या था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में जो हम मल्टीपल प्रोग्राम्स लोड करते थे वो प्रोग्राम और प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन के बीच में से कभी रोक नहीं पाते थे। हमें राह देखनी होती थी कि अगला वाला प्रोग्राम कब कंप्लीट हो जाए और उसके बाद दूसरा वाला शुरू हो। तो मल्टीटास्किंग में एक बदलाव हुआ कि किसी भी प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान बीच में से रोक कर किसी और प्रोसेस या प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एट ए टाइम एक प्रोसेसर सिर्फ एक ही प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा। उसके बाद एक वेरिएशन आता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है, काफ़ी हद तक यहाँ पर फंक्शनैलिटी बढ़ गई। एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ किए गए, एक से ज़्यादा सिस्टम यूज़ करने के बजाय सिर्फ प्रोसेसर बढ़ाया गया ताकि कॉस्ट कम हो और फंक्शनैलिटी ज़्यादा मिले। एक प्रोसेसर एक ही
एक ही प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो अगर दोस्तों हम 2 प्रोसेसर लगा दें तो एक साथ हम 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएंगे। 4 प्रोसेसर लगा दें तो एक साथ हम 4 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग में काफ़ी सारा बदलाव हुआ, जैसे कि यूज़ बढ़ता गया। मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, रियल टाइम सिस्टम है, ये जो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर चेंज होता गया। लेकिन कॉमन फंडामेंटल जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो रहा है वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का कॉमन फंडामेंटल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह का बदलाव आया। अगली वीडियो में मैं आपको सभी टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारी बारी एक के बाद एक समझाऊंगा और सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सभी की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब कुछ हम सेपरेट एक के बाद एक वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। अभी तक देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आभार।